everyone, good evening to all. So my dear students, आज का हमारा टॉपिक है द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. देखिए, व्हाट्स द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम? इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर. कल हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. आप स्फेरिकल शेल कहिए या आप इसको हॉलो स्फीयर कह दीजिए, इट्स योर चॉइस. देखिए बच्चों, कल हमने हॉलो स्फीयर के बारे में पढ़ा था और उससे पहले मैंने आपको हॉलो स्फीयर क्या होता है, सॉलिड स्फीयर क्या होता है, ये सब कुछ हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है अपने लेक्चर 21 में. ठीक है, आज हम इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि सॉलिड स्फीयर क्या होता है. हल्का सा बता देते हैं. सॉलिड स्फीयर क्या होता है? एक ऐसा गोला, एक ऐसा स्फीयर which contains some material throughout. इसके अंदर अगर मिट्टी भर दी जाए तो ये क्या कहा जाएगा? सॉलिड स्फीयर. इसके अंदर अभी क्या है? हवा है. भले इसमें हवा नहीं है, अभी कम है. ठीक है, भाई ने खेल खेल के इसको पूरा वो कर दिया है. अब बच्चों, इसमें अगर हम क्या कर दें, पंप देते हैं, पंप देंगे, पंप करने से इसके अंदर क्या हो जाएगा? हवा आ जाएगी. तो क्या है कुल मिला के ये सॉलिड स्फीयर. इसके बाहर से केवल एक शेल है, ये मटेरियल एक केवल एक कपड़ा लगा है, कपड़ा हो या कुछ भी कह दीजिए आप, रबड़ है एक, बस. अंदर हमारा कुछ मटेरियल नहीं है. तो ये कैसा है? सॉलिड हॉलो स्फीयर. ये एक स्फेरिकल शेल है. अगर इसके अंदर क्या हो, मिट्टी भर दी जाए या वो हमारा, या फिर पूरे बाहर से शेल लोहे की है, अंदर भी लोहा हो, तो ये सॉलिड स्फीयर का जाएगा. या फिर ये बाहर से प्लास्टिक है, अंदर से पूरा का पूरा मटेरियल प्लास्टिक का हो. सपोज ये हमारे पास एक पत्थर है. ठीक है, भले ही अभी ये क्या नहीं है, स्फेरिकल नहीं है. सपोज अगर ये स्फेरिकल स्टोन होता, एक पत्थर हमारा गोलाकार होता, बिल्कुल इसकी तरह बड़ा सा पत्थर, जिसके अंदर देखिए आप इसको काटेंगे. देखो, अगर आप इसको काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सीधे एक ये आर पार चली जाएगी हमारी कौन, कोई भी अपने एक सुई पकड़ी तो अंदर जाके उसके अंदर क्या होगा? एक हवा होगी. ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? ये हमारे पास एक बॉल है, स्फीयर है, इसके अंदर आप एक सुई डालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? एक हवा होगी. लेकिन अगर आप इसके अंदर सुई डाल के देखो, सुई ना टूट जाए तो कहना. ठीक है, आप इसके अंदर अगर क्या डालते हैं, सुई डालेंगे तो ये क्या होगा? एक काटते हुए, या फिर ये पत्थर हो या फिर ये प्लास्टिक हो. आगे बात समझ में? वही वाला पत्थर, वही जब शक्तिमान आता था, शक्तिमान करते करते एक पत्थर आता था बहुत सारा बड़ा सा. ठीक है, आदमी भाग रहा है. ठीक है, आदमी आगे आगे, पत्थर पीछे पीछे, आदमी आगे आगे, पत्थर पीछे पीछे, फिर कौन आता है? जूम करके कौन? एक शक्तिमान आ जाता है और उस पत्थर को रोक देता है. ठीक है, ऐसा होता है. तो समझ गए सॉलिड स्फीयर क्या है. ठीक है, एक ऐसा स्फीयर जिसके अंदर क्या हो, कुछ मटेरियल हो, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्फीयर. तो आज हमने बात करनी है, एक सॉलिड स्फीयर लेंगे, एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर होगा और उस सॉलिड स्फीयर के अंदर कुछ चार्ज है. अंदर मीन्स सब जगह पर चार्ज है. ठीक है, उसके अंदर कुछ चार्ज है और उस चार्ज सॉलिड स्फीयर की वजह से किसी पॉइंट पर, अब वो पॉइंट 3 केस बनेंगे. जैसे कल क्या था, पॉइंट हो सकता है वो हमारा बाहर हो, इस स्फीयर के बाहर हो सकता है वो पॉइंट हमारा ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर के सरफेस पर हो सकता है कि वो पॉइंट हमारा इनसाइड द स्फीयर. ठीक है, तो इन 3 केसेस में हमने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है. तो कैसे करना है तो देख लेते हैं. अब जल्दी से हेडिंग डालिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा बहुत इसके बारे में लैंग्वेज लिखते हैं. लेट अस कंसीडर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर. हाँ, कैपिटल आर रेडियस का हमने एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर करना है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, हैविंग सेंटर O, सेंटर है O, एंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. देखिए इसमें क्या है, कुछ मटेरियल है तो इसको हम वॉल्यूम लेंगे. वहाँ हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ली थी क्योंकि अंदर सब खाली था, केवल एक बाहर से शीट लगी थी, शेल थी पतली सी, तो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ली थी. एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो. ठीक है, तो लिखिए कंसीडर Q amount of charge is given to the solid sphere. अब इसको हमने एक सॉलिड स्फीयर को हमने एक चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, वहाँ तो क्या था,
अंदर सब कुछ खाली था, इसलिए पूरा का पूरा चार्ज इसकी कहाँ पर आ गया था, सरफेस पर पहुंच गया था। ठीक है, बट अब की बार ऐसा तो नहीं होगा, मतलब पूरा ऐसा नहीं होगा कि अंदर से पूरा का पूरा चार्ज बाहर चलेगी। क्यों नहीं जाएगा, बाहर तो आएगा, वो तो उसकी प्रॉपर्टी है, इंटरनल रिपल्सन, लेकिन अंदर भी रहेगा क्योंकि अंदर कुछ मटेरियल है। आई बात समझ में? ठीक है, अंदर भी चार्ज रहेगा। A point P where the intensity of electric field is to be determined। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, फिर देखना देयर आर 3 केसेस। यहाँ पर हम देखेंगे 3 केस देखते हैं। फर्स्ट केस डालेंगे, केस फर्स्ट, अगर पॉइंट P कहाँ हो, बाहर हो, एक्सटर्नल पॉइंट हो। ठीक है, लिखना when point P, PT लिखा है भाई, point P is placed at outside the sphere लिख लीजिए, एक्सटर्नल पॉइंट लिख सकते हैं, at outside the sphere के बाहर कहीं स्थित है। अरे बात समझो, इस स्फीयर के बाहर स्थित है। तो क्या करेंगे, चलो डायग्राम को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये हमारा गोला है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, सेंटर कितना है, O है। नाउ हमने क्या करना है, इस पूरे यहाँ पर जितना भी हमारा क्या है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पर, जो एक्सटर्नल पॉइंट है, उस पॉइंट P पर हमें क्या ज्ञात करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए हमको पता होना चाहिए भाई फाई कितना है। तो फाई कौन सा होना चाहिए, उस पॉइंट P को क्या करेंगे बच्चों, ये अपने आप में एक चार्ज क्या है, स्फीयर, एक पॉइंट चार्ज मान सकते हो आप, ये अपने आप में एक क्यू है, ये पूरा एक चार्ज का स्फीयर, चार्ज का गोला है, पूरा एक आवेश का गोला है। तो इसको क्या करना है, हमने घेरना है, क्योंकि गॉस थ्योरम वहीं लगती है जहाँ पर क्यू हमारा घिरा होता है गॉसियन सरफेस से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस पॉइंट से होते हुए एक गॉसियन सरफेस हमने क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो गॉसियन सरफेस कैसे होनी चाहिए, ये हमारे पास एक्चुअल असली वाला सॉलिड स्फीयर, मान लेते हैं ये है वो सॉलिड स्फीयर, इसके बाहर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से होते हमने इसको घेर लेना है, पूरा एक स्फीयर बना देंगे यहाँ पर गॉसियन सरफेस। ठीक है, इससे पास होते हुए हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली है। इट इज अगेन अ स्फेरिकल, ये अपने आप में एक स्फीयर है। ठीक, ठीक है, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P इज OP इज स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P था, तो रेडियस कितनी होगी इस स्फीयर की, गॉसियन सरफेस वाले स्फीयर की जो रेडियस होगी वो स्मॉल r होगी। आगे बात समझ में? ठीक है, तो हमने देखा जो गॉसियन सरफेस है, स्मॉल r रेडियस का जो स्फीयर है, इस पूरे से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, वो होगा हमारा फाई। बट हमें फाइंड, सबसे पहले हमने कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लेंगे। तो भाई यहाँ पे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ से d5 लास्ट में क्या करना है, इनको इंटीग्रेट कर देंगे, वही हमारा फाई होगा, है ना। ये बात तुम ऑलरेडी पहले से ही पढ़ चुके हैं, इतना तो हमें आता ही है ना। ठीक है, तो क्या करना है, हमने इस पॉइंट P के अराउंड एक छोटा सा स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करना है। ठीक है, सच दैट इट्स मैग्नीट्यूड इज ds, उसका मैग्नीट्यूड ds होगा, और एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर तो आपको पता है उस एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। तो यहाँ से हमने क्या करना है, बाहर की ओर एक वेक्टर ds एरिया एलिमेंट बाहर निकाल दो। ठीक है, अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव की ओर, बट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा, इस पॉजिटिव से दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूर। भाई मान लो यहाँ पर हमारे पास एक ये पूरा चार्ज्ड बॉल है, ये चार्ज्ड हमारे पास एक स्फीयर है, तो इस पॉइंट P पर पॉजिटिव की वजह से बाहर की ओर होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा बाहर की ओर। ठीक है ना, ds भी इधर को, पॉजिटिव चार्ज भी दूर, है ना। ये ऐसे करते हुए यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे देख लेंगे,
समझे? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारी कुछ बाहर को होगी ये। तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट एंगल बिटवीन वेक्टर डी एस एंड वेक्टर ई इज 0 डिग्री, बिकॉज अगर कोई सेम डायरेक्शन में होते हैं दो वेक्टर्स तो उनके बीच का एंगल जो होता है इट शुड बी 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो देखिए लिख लेंगे सिंस, इसके अंदर आप लैंग्वेज लिख लेंगे, लेट अस कंसीडर, लिख लो, लेट अस कंसीडर द पॉइंट P lies outside the sphere. Now draw the now consider a Gaussian surface, Gaussian spherical surface of radius small r around point P. ठीक है, ठीक है, लिखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ds एंड वेक्टर E इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस वो जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है ds उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स through ds element, a small area element is denoted by d phi and defined as vector E dot vector ds. Yes, vector E dot vector ds. Now a dot b है ना, वेक्टर a डॉट दो वेक्टर्स की जो स्केलर प्रोडक्ट होती है इट शुड बी ए बी कॉस थीटा। E a की जगह पर E है, B की जगह पर ds है, तो e ds cos थीटा, here cos theta is cos 0 degree and we know that the value of cos 0 degree is 1. Now we have e ds, d phi is e ds equation, no इक्वेशन बन जाती है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत सारी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, डी फाई आ गया आपके पास। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो भाई इस पूरी गॉसियन सरफेस से कितना पास होगा, जब इसका एक पार्ट से डी फाई पास हो रहा है तो ऑल ओवर फाई होगा इंटीग्रेट करके। तो लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक आप शॉर्ट में लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through Gaussian surface of radius, जिसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r रेडियस का स्फीयर है वो। तो हमने क्या करना है, फाई इक्वल टू, या दैट इज फाई इक्वल टू बाय इंटीग्रेटिंग डी फाई और गॉसियन सरफेस एस जी लिख दिया, एस जी बोले तो गॉसियन सरफेस वाला स्फीयर, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी फाई इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में जल्दी से आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी डी फाई की, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। इतना नोट कर लो आप पॉज करके वीडियो, हम इसको मिटा देते हैं। देखिए फाई इक्वल टू एस जी डी फाई वेक्टर ई डॉट डी एस। ध्यान रखिएगा ये सरफेस एरिया, जब भी आप जरूरत पड़ेगी सरफेस एरिया लिखने की तो ये एस जी इसलिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है या स्मॉल आर स्क्वायर है। आगे बात समझ में, ठीक, वेरी गुड। नाउ वेक्टर ई बाहर आ जाएगा, हमारा डी एस अंदर चलेगा। देखिए इसको नोट कर लो पहले आप, ठीक है। देखिए हमें पता है ये मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है, टोटल सरफेस एरिया इसका पता है हमें, 4 पाई आर स्क्वायर हो सकता है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो सकता है, रेडियस स्क्वायर। इसका एक पार्ट का एरिया है ds, तो ऐसे ds इन सारे ds को हमने इंटीग्रेट किया तो टोटल सरफेस एरिया आएगा, नहीं आएगा, इस पूरे स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा जब इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो देखिएगा ये क्या है हमारे पास,
इट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। याद रखिएगा स्फेरिकल सरफेस दो है, एक ये भी है, एक ये भी है। स्फेयर ये भी है, ये भी है, एक आर कैपिटल आर रेडियस का है, एक स्मॉल आर रेडियस का है, बट वी हैव टू टेक द गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ स्मॉल आर रेडियस, ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो यहाँ पर आप लेंगे इस सरफेस एरिया ऑफ, ये टी एस लिख दो सीधे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। लिख लेना भैया, लिख लीजिए ये। तो E इंटू 4πr², हमें बताया भाई 4πr² होता है, बट रेडियस स्क्वायर होता है। इस वक्त गॉसियन सरफेस की रेडियस कैपिटल आर नहीं है, दैट इज स्मॉल आर है, दैट इज स्मॉल r²। ओके, नाउ इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू डू वन थिंग, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। जल्दी से गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, द गॉस थ्योरम सेज दैट द total electric flux passes through the Gaussian surface is the epsilon naught times, epsilon 1/epsilon naught times of the total charge enclosed। total charge enclosed का इतना टाइम्स होता है, बोले तो Q/epsilon naught होता है। ओके, now substituting this value in this equation first, देखिए substituting the value of phi from Gauss theorem in equation फर्स्ट। आप लिख लो इसको, इतने बुद्धू नहीं है आप लोग, है ना, यस, नोबडी इज बुद्धू। तो देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर रखना है Q/epsilon naught। भाई इस चीज को यहाँ पर रख देना इक्वेशन फर्स्ट में, आप ऊपर मत चले आना, नीचे ही करना है आपने। एक लाइन लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग करके, फिर नीचे लिखेंगे epsilon naught Q/epsilon naught E इंटू 4πr²। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है E, we have to find E। मजा नहीं आ रहा है, इसको मिटा दो, नोट करो जल्दी से। अगेन Q/epsilon naught into 4πr²। हाँ जी, अब क्या करना है, E की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको भगाओ यहाँ से। Q/epsilon naught 4 को भी ले आए, पाई को भी ले आए, r² को भी ले आए, कोई गलती, 4πr²। नाउ ई को यहाँ लिख दो, इनको वहाँ भगा दो, किस किस को भगाते देखो, 4π/0 1/4π/, ऐसा कर सकते हैं, या वी कैन डू एवरीथिंग बिकॉज वी आर साइंस स्टूडेंट्स। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड स्फेयर व्हेन द पॉइंट P is placed outside the sphere। जब हमारा पॉइंट P बाहर रखा हो स्फेयर के, उस वक्त कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ये है। वैल्यू वही होगी, वैल्यू बोले तो वैल्यू नहीं, न्यूटन पर कूलम, द यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, वट एवर बी द एक्सप्रेशन, बट SI विल रिमेन दिस, ए रिमेन यही रहेगी। और अगर आपको इसको रो के टर्म्स में लिखना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, Q/4π कैपिटल R², यस, 4/3 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेयर का वॉल्यूम कर लेंगे, Q की वैल्यू यहाँ भेज देना, बस और हो गया, आगे कुछ नहीं करना, इसे नोट कर लो जल्दी से। नाउ द केस सेकंड, व्हेन पॉइंट P is placed on the sphere, placed on the surface of sphere के सरफेस पर रखा हो पॉइंट P, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी से इसको पहले वो कर लो, कुछ नहीं करना है फिर आपको, इसको इक्वेशन ए डाल दीजिए आप, इक्वेशन ए, काम आने वाली है, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर की खुशी है, उसके बाद आपको थोड़ा सा हार्ड वाला करना है। जो हमारा थर्ड केस होगा, वहाँ जो स्फेरिकल शेल थी, वहाँ हमारा थर्ड केस थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा ईजी था, बहुत ज़्यादा ही ईजी था। यहाँ पर हमारा थर्ड वाला ज़्यादा वो होने वाला है, थोड़ा सा
भाई पॉइंट पी को यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर ले आए पॉइंट पी। अब पॉइंट ओ पी तो कितना था, स्मॉल आर था, बट हेयर द स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो लिखना सिंस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ए, दिस अकॉर्डिंग टू या फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन लिख लो पहले, इक्वेशन ए वी हैव, हमें पता है क्या कि E इक्वल टू तो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, बट लिखना बट ऑन द स्फेयर, स्फेयर पर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, OP इज इक्वल टू जो स्मॉल r थी वो बन जाएगी कैपिटल R, द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर की रेडियस के इक्वल होगी हमारी डिस्टेंस। देखिए पॉइंट P यहाँ पर आ गया और OP तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल R, स्मॉल r थी, स्मॉल r क्या बन गई है, कैपिटल R। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ OP, ये स्मॉल r इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में पुट करेंगे आप, E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon capital R square. This is the required expression of electric field intensity when point P is placed on the surface of the sphere. Okay? इसको नोट कर लो भाई पहले, फिर बात कर लेते हैं तीसरे केस की। Okay, let's talk about the case third. थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। Case third is when point P lies inside the sphere, lie inside the solid sphere, इस स्फीयर के अंदर रख देना हमने, ठीक है। तो इस डायग्राम को हटा देते हैं, दूसरा डायग्राम बनाएंगे। तो बच्चों देखिएगा क्या करना है हमें, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो बड़ा बनाते हैं क्योंकि हमें एक खिचड़ी पकाने की जरूरत पड़ेगी, तो खिचड़ी ना पके इसलिए थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। हमारा सॉलिड स्फीयर है वो कुछ ऐसा है, रेडियस कितनी थी, द सेंटर इज O एंड द रेडियस इज कैपिटल R, ठीक है, रेडियस इज कैपिटल R। अब हमने क्या करना है, पहले पॉइंट P बाहर था आउटसाइड, फिर बाद में गया हमारा ऑन द सरफेस, नाउ इट इज लाई इनसाइड द स्फीयर and suppose that position is this, ठीक है। और पॉइंट P O से कितनी डिस्टेंस पर रख दिया हमने, मानते स्मॉल r, भाई डिस्टेंस चेंज होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा स्फीयर के अंदर आने के बाद पॉइंट की रेडियस कैपिटल R रहे, नो, कैपिटल R ये है, ये ऐसी है। आई बात समझ में? देखिएगा थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट हमने क्या करना है जो अभी तक हमने आपको नहीं समझाया, कि अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी थी। हाँ बच्चों बताइए, जो सॉलिड स्फीयर है, एक अगर हम चलो बात करते हैं पहले हॉलो स्फीयर की बात करते हैं, जो अंदर से खाली है, अंदर से खाली है, तो उसके बाहर केवल बाहर से हमारे पास एक क्या लगी है, एक शेल लगी है, एक पतली सी पन्नी लगी है मेटल की, ये नॉन मेटल की, ये व्हाटएवर, ठीक है। बाहर से केवल एक शेल है, अंदर पूरा खाली है, लेकिन जिसके अंदर कुछ मटेरियल है, दैट इज सॉलिड स्फीयर है। जो हमारा सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल है, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं इसकी, तो हम ऐसे इसकी एक बाहर की झिल्ली को मैंने काटा, बाहर की हल्की सी लेयर पकड़ी और इसको साफ कर दिया, तो क्या आप ऐसा बोलेंगे कि ये शेल हटाने के बाद कुछ नहीं बचा ना आपके पास, एक क्या बच रहा है, एक स्फीयर बचा जिसकी बाउंड्री ये है। ये बात समझ में आ रही? फील कीजिए भाई कि एक सॉलिड स्फीयर था आपके पास, बड़ा सा सॉलिड स्फीयर था, है ना, बड़ा सा सॉलिड स्फीयर था, उसका अपने एक बाहर का हिस्सा काटा, थोड़ा सा यहाँ से पकड़ा और ये रेडियस R थी, ठीक है। इतना हिस्सा आपने यहाँ से काटना शुरू किया, काटते 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 एक स्मॉल R रेडियस में एक दूसरा स्फीयर आपको मिल जाएगा, यू विल गेट एन अनदर स्फीयर, एक दूसरा स्फीयर आपको मिल गया। अब आपने फिर से क्या किया, यहाँ से कट लगाया और इतने हिस्से से क्या करा, एक इसको भी काट दिया। फील हो रहा है? फील कीजिए, ठीक है। आगे बस हमें कुल मिला के हम ऐसा बोल सकते हैं, जो हमारा सॉलिड स्फीयर होता है, द सॉलिड स्फीयर इज मेड अप बाय, इज सपोज टू बी मेड अप बाय द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं एक शेल लगी है, कि जैसे एक शेल थी छोटी सी, इसके अंदर सबसे छोटी शेल होगी एक शेल, फिर बाहर से एक शेल और लगा रखी है, फिर बाहर से एक शेल है, फिर बाहर से एक शेल है, फिर एक बाहर से एक शेल है, फिर बाहर से एक शेल है, ऐसे करते करते बहुत सारी शेल,
ये एक गोले सबसे सेंटर पे ये वाला गोला स्फेयर, फिर इसके बाद से एक स्फेयर, फिर स्फेयर, फिर स्फेयर से एक सॉलिड स्फेयर बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा है? बन रहा है। यस, लाइक जैसे कि प्याज ले लेते हैं, प्याज, ओनियन, ठीक है, ओनियन होता है, आपने देखना दिस इज नाइफ, ये हमारे घर का चक्कू है और ये घर की प्याज भी है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये हमारी किस कैसे बनी होती है। इसमें से अगर मैं इसका एक पार्ट निकालती हूँ, एक बाहर की एक शेल निकालिए आप, कुछ इस टाइप से अपने एक शेल, तो आपके पास एक शेल निकल जाएगी, अंदर हमारे पास फिर से ये पूरी प्याज है, आपने उसकी बाहर की शेल देखिए कुछ ऐसा बना होता है। पीस काटने के बाद नहीं है बच्चे, ऐसे नहीं काटना है, आपने पूरी एक स्फेयर लेना है, आपको सर्कुलर नहीं काटना है उसको, आपको स्फेरिकली देखना है। आपने इसकी एक बाहर की एक लेयर निकाल दी, एक शेल निकाल दी, तो अंदर 2 शेल बची, 2 शेल 3 शेल, या पूरा एक गोला बचा है अभी, है ना, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा कंसेप्ट ये है कि जो हमारा सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर के अंदर जैसे कि ये वाला सॉलिड स्फेयर, इसी को लेते हैं, ये हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, व्हेन जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R, इसी की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे मैं खिचड़ी नहीं पकाना चाहती, मैं सिर्फ यहाँ पे करूँगी खिचड़ी, और आप इसको यहीं पे देख के खाइए, टेस्ट लीजिए और समझ जाइए, ठीक है। फिर क्या करना है, पॉइंट P को हमने अंदर रख दिया, किसी भी पॉइंट पर रख दिया हमने, कहाँ पर, इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड हमने एक पॉइंट P को प्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से होता हुआ, क्या बच्चों आपको नहीं लगता कि इस पॉइंट P से होता हुआ एक स्फीयर हम खींच सकते हैं? क्यों, जरूरत ही नहीं है इस बाहर वाले की, तो क्योंकि अब पॉइंट P तो इसकी सरफेस पे है, और हम ऐसा मानेंगे, देखिए ये हमारा सरफेस ऑफ द स्फीयर, ऑनियन, ये हमारा ऑनियन पूरा एक कैपिटल R रेडियस का स्फीयर है, इस पॉइंट P को मैंने अंदर ले गई, तो बच्चों वो थोड़ी उसकी रेडियस तो डिक्रीज होगी, इसकी रेडियस देखो थोड़ी सी डिक्रीज हुई, और दैट रेडियस इज स्मॉल r। तो हम स्मॉल r रेडियस का एक अंदर ही अंदर, इसके अंदर वाली झिल्ली देखो, एक बाहर की परत है, अंदर वाली परत में अंदर दो तीन लेयर्स आप अंदर जा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है दूसरी लेयर में भी जा सकते हैं। तो क्या करना है, एक रेडियस हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है, और ऐसे सपोज करेंगे, लेट अस कंसीडर द पॉइंट P इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। ऐसा मान लेंगे कि जो हमारा पॉइंट P है वो किस स्फीयर के अंदर है, किस स्फीयर की सरफेस में है, जो स्मॉल r रेडियस का, इनसाइड द कैपिटल R रेडियस का स्फीयर। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हम देखते हैं, तो भाई बाहर के उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्या मतलब, चलो भूल ही जाओ आप, हमें बात करनी केवल इस स्मॉल r रेडियस वाले स्फीयर की। नाउ विल टॉक अबाउट द स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, एंड सपोज पॉइंट P is lies on the surface of this sphere of radius r, ठीक है। और इसी रेडियस पर, इसी स्फीयर पे हमने फिर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे, और इससे पास होने वाला फ्लक्स फाइंड करेंगे, और फ्लक्स फाइंड होने के बाद टोटल फ्लक्स भी फाइंड कर लेंगे, फिर हमने वही लगाना है अपना घिसा पिटा रूल, E डॉट ds एंड इंटीग्रेशन करके, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, नाउ कंसीडर एन another sphere of radius small r such that the point P lies on the surface of that new sphere of radius small r। इसको न्यू स्फीयर नाम दे दिया हमने, और ऐसा मान ले रहे हैं कि पॉइंट P इस अंदर वाले स्फीयर के सरफेस पर रखा है, ठीक है। फिर अगेन हमने फिर से वही करना है अपना काम जो हम करते आ रहे हैं, कि यहाँ पर जो होगा हमारा स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, नाउ कंसीडर a small area element of magnitude ds, उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, ds उसका मैग्नीट्यूड है, such that the direction of area vector is outside। अब बाहर की ओर होगा, परपेंडिकुलर, नॉर्मली आउटवर्ड, बाहर की ओर होगी। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा इस पूरे स्फीयर में, जो हमारा ओरिजिनल स्फीयर है कैपिटल R रेडियस का, उस पर कुछ ना कुछ चार्ज उसके सरफेस पर भी था। अब क्योंकि अंदर मटेरियल है तो अंदर भी चार्ज है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, सब जगह एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अगर इसको एक मिला है, इसको भी एक 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 एक, एक करते 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 मान लेते पूरा 50 कूलम चार्ज इस पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो बच्चों इस पूरे पर अगर 50 कूलम चार्ज है, तो क्या आप सोचते हैं कि जो ये नया रेडियस का हमारा
स्फीयर बना है, स्मॉल आर रेडियस का जो स्फीयर बना है, क्या उस पर भी 50 कूलम होगा? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लेते सबको एक एक मिला, एक 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 हो सकता है यहाँ पर हमारा कुछ 20% यहाँ पर हो, बाकी सब 30% इस बाहर वाले से हो, है ना, या 30% यहाँ पर हो, बाहर 20% हो, ठीक है। तो अगर इस टोटल में चार्ज मैंने क्यू क्या रखा है, तो जो नया वाला स्फीयर हमको मिल रहा है जिसकी रेडियस स्मॉल आर, ये वाला रेडियस जो बच्चों अंदर वाला है, तो इस पर जो चार्ज होगा वो कुछ और होगा, और वो हम उसको निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे भी देखते हैं। उसकी अमाउंट सपोज क्यू डैश चार्ज है हमारा न्यू वाले रेडियस पर, ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर चार्ज तो क्यू है, इस पूरे बाहर जितने भी चार्ज है वो सब क्या है, वो क्यू चार्ज है। तो जो अंदर स्फीयर है, जो न्यू स्फीयर हमको मिला, ये वाला न्यू वाला जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, उस पर चार्ज सपोज कितना है, क्यू डैश है, और दैट चार्ज इज टू बी डिटरमाइन। इस चार्ज को हम जरा डिटरमाइन कर लेते हैं। जो थोड़ी सी इसको पोलियो भी बूथ पिलानी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे जल्दी से, let us consider the sphere of radius small r having an amount of charge is q dash, वो चार्ज की अमाउंट कितनी है, q डैश है, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। एंड नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप? किताबें झूठ बोलती हैं, यू डोंट नो एनीथिंग, तुम कुछ नहीं जानते, यू नो नथिंग, बिकॉज आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको नहीं आया था, अगर आपको जो मैं पूछती हूँ वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब यू आर नॉट स्टडिंग कंटिन्यूअसली। देखिए क्या करना है, वी नो दैट, लिखिए जल्दी से, क्या जानते हैं आप? द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, volume charge density रो से डिनोट करते हैं, इज गिवन एज, कैसे दी जाती है? तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यस यू आर राइट, ठीक है। एक बात बताएंगे, रो की वैल्यू फाइंड करनी है। रो इक्वल टू चार्ज कितना है किस पर, नए वाले स्फीयर पर, कितना है, क्यू डैश अपॉन, और उस नए न्यू जो हमारा स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा? देखिए स्फीयर का वॉल्यूम होता है हमारे पास 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। अब बताएंगे ये वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, बिकॉज जो न्यू स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है, आर। आ गई बात समझ में? तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आने वाली है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है क्यू डैश की, एंड दैट इज क्यू डैश इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे। देखिए बच्चों क्या करना है, ये जो हमारी डेंसिटी है रो, ये रो क्या होती है आपको पता है? किसी भी अगर हमने कोई भी यूनिफॉर्म सॉलिड लेते हैं, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि इतने पार्ट की डेंसिटी अलग होगी, इतने पार्ट की अलग होगी, डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। तो क्या करना है हमने, इस डेंसिटी को चाहे हम अंदर वाले सॉलिड के लिए लगाएं, इस वाले स्फीयर के लिए लगाएं, या इस बाहर वाले के लिए लगाएं, बात एक ही है, ठीक है। जो डेंसिटी होगी वो जितनी ये है वो क्यू अपॉन बड़े वाले वॉल्यूम के लिए भी हो जाएगी, बड़े वाले स्फीयर के लिए भी हो सकती है। बस ये अंतर रहेगा कि चार्ज इसका अलग, इसका वॉल्यूम अलग, इसके लिए चार्ज अलग, लेकिन रेशियो करके दोनों का सेम ही क्वांटिटी हमारे पास आती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं अगेन, या फिर आप ये लिखने के बाद चार्ज अपॉन वॉल्यूम, अगर हमारे पास स्फीयर आर रेडियस वाला है तो हम क्यू डैश अपॉन इतना करेंगे, उस स्फीयर पर चार्ज अपॉन उसका वॉल्यूम। अगर हमने बड़ा वाला स्फीयर लिया है, ओरिजिनल सॉलिड स्फीयर लिया है, तो उस पर उपस्थित चार्ज, यस, एंड उसका वॉल्यूम बड़े वाले का कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, यू कैन राइट इट, ठीक है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या करना है, रो की वैल्यू जल्दी से यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है, किसकी, आपने क्यू डैश निकालना था, या फिर तो रो की वैल्यू देखिए, इससे तो पहले हमने जब इसकी कंपेरिजन की तो हमने यहाँ से क्यू डैश निकाल दिया। अब क्या करते हैं, चलो रो की ये वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, दिस इज
Q upon 4/3 pi capital R cube and this value 4/3 pi small r cube. 4/3 से 4/3 pi कट गया, बचा हमारे पास Q R cube upon capital R cube. Yes, this is the amount of charge possessed by this new sphere of radius small r. और यही हमारी गॉसियन सरफेस की तरह कार्य कर सकती है. ठीक है, तो इससे पहले इतना नोट कर लो क्यू डैश की वैल्यू निकाल के, फिर हम जरा डी फाई निकालेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, देखिएगा अब हमने निकालना है स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसको नोट करना, इसको कुछ इक्वेशन दे दीजिए आप, इक्वेशन 2 अभी काम आने वाली है. देखिए नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉर्ट फॉर्म लिखी है, फ्लक्स थ्रू स्मॉल ds एलिमेंट. इस ds एलिमेंट से पास होने वाला है स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज d phi विल बी वेक्टर E डॉट वेक्टर ds and we know that the scalar product of two vectors is E ds cos theta. जल्दी से बताएंगे थीटा क्या है. ये E वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच एंगल है. एवरीबडी नोस. देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये Q डैश भी है, पूरा Q पॉजिटिव है, तो भाई Q डैश भी तो क्या होगा, इसी का तो एक पार्ट है, इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर, इट विल बी नॉर्मली आउटवर्ड द, इट विल अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. तो जो वेक्टर E की वैल्यू होगी इस पॉइंट P पर, उस डायरेक्शन भी अलोंग द ds और वेक्टर E की डायरेक्शन सेम होगी. दैट इज लिखेंगे आप, सिंस vector E is along the direction of vector ds. वेक्टर ds की डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा कौन, हमारा वेक्टर E. Therefore the angle between vector E and vector ds will be 0 degree. Theta equal to 0 degree. Now substituting the value of 0 degree here. Q upon R cube इसको ध्यान में रखिएगा, है ना. कितना है Q डैश इक्वल टू, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, Q इक्वल टू कितना था भाई, Q डैश इक्वल टू Q स्मॉल R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब. यस बी राइट. देखिए यहाँ पे पुट करते हैं, दैट इज डी फाई इक्वल टू वेक्टर ds cos 0 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री इज 1 या E ds डी फाई. तो भाई डी फाई तो निकल गया. डी फाई कौन है, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स. यहाँ से कितना पास हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ से कितना पास हो रहा है. ठीक है, नाउ वी हैव टू डिटरमाइन इस पूरी गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, हमें ये डिटरमाइन करना है. तो कैसे करेंगे, इस डी फाई को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है. ठीक है, अलोंग द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल गॉसियन स्फेरिकल सरफेस. जल्दी से इसको नोट कर लो. पहले देखेंगे टोटल अमाउंट, अब बात करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल नहीं गॉसियन सरफेस, थ्रू गॉसियन स्फेरिकल सरफेस. इस गॉसियन स्फेरिकल सरफेस से कितना पास होगा, दैट इज फाई इक्वल टू होगा हमारा फाई इक्वल टू डी फाई को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट कर दे रहा है अलोंग द सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस एरिया. जी लिख देंगे सीधे एस जी. आई बात समझ में. जल्दी से नोट, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो. छोटा सा प्यारा सा आंसर आपके पास है, एस जी. दिस इज डी एस ई डी एस. ठीक, ये हो गया मेरे पास फाई. ई को बाहर निकाल दीजिए आप, ये आपके पास बाहर आ गया. दिस इज एस जी डी एस. और ये क्या है, टोटल टी एस ए ऑफ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस.
ये स्फेरिकल लिख लीजिए या सरफेस लिख लीजिए, आपकी मर्जी, बस आपको समझ में आनी चाहिए। आप केवल टी ऐसे लिख के उसका। तो बच्चों बताइए इस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? कितना होता है? 4πr²। रेडियस कितनी है? स्मॉल r²। ठीक है, तो जल्दी से 5 इतना रखो, जल्दी से रखिए और इसको इक्वेशन 3 डाल दो आप जल्दी से। ऑन अप्लाइंग गॉस थ्योरम, इसको मिटा दूं, पॉज कीजिए वीडियो और नोट कीजिए। लिखेंगे ऑन अप्लाइंग द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहती है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द गॉसियन सरफेस इज Q/ε0, बट हेयर द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इज Q'। ये Q' हमारा क्या है? इस पर चार्ज कितना है? वो है Q'। आगे बात समझ में? ठीक है, तो Q' हमारा क्या है? चार्ज है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q' फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से आपने क्या करना है? Q' की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। Q' की वैल्यू देखो वो लिखिए, Q' की वैल्यू रखो यहाँ पर QR³ अपॉन कैपिटल R³। ये तो है ε0। आई बात समझ में? अपॉन में हमारा ε0। नाउ वी नो दैट यहाँ पे पहुँच जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो क्या करना है? Q/R³ कैपिटल R³ इंटू ε0 दैट इज 5 एंड सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जल्दी से इसकी वैल्यू पुट करो, या पुटिंग कह सकते हो आप या सब्स्टिट्यूटिंग कह सकते हो, आपकी मर्जी है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कहती है, इतना कर लिया। इक्वेशन 3 तो भाई ये थी हमारी, बहुत प्यार से 5 की वैल्यू हमने निकाल के रखी थी कितनी? E इंटू 4πr²। इट वॉज द इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमने गॉस थ्योरम रखनी है, ये वाली, ये है गॉस थ्योरम हमारी। यहाँ पर रख दीजिए आप QR³ अपॉन कैपिटल R³ ε0। ये है हमारा E इंटू 4πr²। ठीक है, गॉस थ्योरम से हमने यहाँ पर 5 की वैल्यू रखी। इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग इतना था, गॉस थ्योरम से हमने यहाँ पर रख दिया। नाउ E की वैल्यू फाइंड करो जल्दी से। E की वैल्यू फाइंड करने के लिए E को यहीं पर रखिए, बाकी सबको इधर भगाना है, इसको यहाँ पे लेके आओ। QR³ अपॉन कैपिटल R³ ε0 4πr²। देखिए ये स्मॉल r² है, एक पावर कट गई तो 1 पावर बची है, तो E इक्वल टू आपके पास आया QR अपॉन 4πr² कैपिटल R³। ठीक है, यहाँ से एक काम करते हैं, जल्दी से इसको अलग कर लेते हैं। 1/4πε0 QR अपॉन कैपिटल R³। इतना पहले नोट करो जल्दी से, साथ साथ डायग्राम भी बनाते रहेंगे। लिखेंगे आप इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ, ये है हमारा क्या? एक्सप्रेशन है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फेरिकल सरफेस। सॉलिड स्फेयर के अंदर हमने पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट हमारी इतनी होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो रही है, इतना करने के बाद क्या करना है? करना कुछ नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सरफेस, सॉलिड स्फेरिकल सरफेस, या सॉलिड स्फेयर, स्फेरिकल सरफेस नहीं, सॉलिड स्फेयर, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द सॉलिड स्फेयर। ऐसा अगर तो आपने केवल ये वाला केस करना है। अगर आपके पास केस फर्स्ट वाला वो बोल दे कि व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेयर, देन केस फर्स्ट का उतना ही डेरिवेशन आपको करना है बस। या फिर सेकंड केस आएगा तो आपको केवल सेकंड केस का डेरिवेशन करना है बस, इतना नहीं करना है। आई बात समझ में? तो बच्चों अगर आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके अलावा अगर उसने पूछ दिया, प्रूव दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल r की, है ना, मतलब डिस्टेंस पे, पॉइंट P के डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है कि जितना वो पास होगा, पॉइंट P जितना पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा।
ठीक है, ऐसा प्रूफ करने का कह देगी शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ये मतलब पॉइंट डिस्टेंस बढ़ने पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो आपने पूरा यहाँ तक करना है, लास्ट में एक लाइन चिपका देनी है हेयर सिंस इस देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब दिख रहा है आपको। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, ये जो E है ये स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप देख रहे हैं इसको, देखिए जल्दी। ठीक है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी, ये देखिए पहले पॉइंट R हमारा यहाँ पर था, पॉइंट P यहाँ पर था, तो R इतनी दूर था। तो जब R ज़्यादा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी। फिर E हमारा थोड़ा सा सरफेस पे आया, मतलब R थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, R डिक्रीज हुआ तो E की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई। फिर R हमारा पॉइंट P हमारा अंदर आ गया, पॉइंट P यहाँ पहुँचा तो R थोड़ा सा और डिक्रीज हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिर से हमारी थोड़ी सी डिक्रीज हुई। ऐसे ही चलते चलते जब पॉइंट हमारा अंदर आता रहेगा, बिल्कुल अंदर जाता रहेगा, तो वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिक्रीज होती जाएगी। यू कैन से हायर द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड फाइनली जब हमारा पॉइंट पी खिसकते खिसकते हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, इस सेंटर पर पहुंच जाएगा। इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर के केस में जब पॉइंट पी हमारा सेंटर पर पहुंच जाएगा तो R इक्वल टू 0, और यहाँ पर आप देखिए R की वैल्यू 0 रखेंगे तो E विल बी 0, E भी क्या बन जाएगा हमारा 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। अगर आपसे वो ये वाला केस भी पूछता है कि प्रूफ कीजिए E is directly proportional to small r if the small r is the distance between O, center O and the point of observation, पॉइंट इन दोनों के बीच की OP डिस्टेंस है। ठीक है, तब आप इसके बाद आप ये वाला डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो वही हमारा डेरिवेशन हो चुका है, प्रूव हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके अगले वाले लेक्चर में हमने बात करनी है अभी किसकी, हम बात करेंगे द डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। अब हम गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ याद है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कोई भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में हमने क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, कूलम फोर्स कितना है, वो हम ड्राइव करेंगे, इसको लेकर आएंगे। बट कहाँ से, इस गॉस की थ्योरम से हम कूलम्स लॉ को डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, ये भी अपने आप में एक गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन है, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आई बात समझ में? ठीक है, तब तक के लिए इसको रिवाइज करो। ओके, रिवाइज करो, पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।